जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ डाक दिन। आज का एक छोटा सा प्रयास है जिसके अंदर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स और जीके से बन सकते हैं उनको कंपाइल करने की कोशिश करी जाती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो इसमें जो सबसे पहली हम चर्चा करेंगे, जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में। फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में, ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा शहर है राज्य का जिसने फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बिड फाइल करी है इंडिया का। तो इंडिया की मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया का शहर है हैदराबाद। हैदराबाद ने फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बिड फाइल करी है। उन्होंने अपनी सहमति जताई है कि हम इसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो ये आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2022 नवंबर महीने से लेकर के 2023 फरवरी महीने के बीच में। और ये आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स ही पार्टिसिपेट इसमें कर पाएंगी। केवल इलेक्ट्रिक कार्स के लिए ये फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रखी जा रही है। तो हैदराबाद वह शहर है जिसने ऑफिशियली जो है आपका बिड फाइल करी है फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है एल्बर्टो लोंगो। एल्बर्टो लोंगो कौन है? एल्बर्टो लोंगो, जैसा कि आपको पता चला है, बताया मैंने अभी, फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करने के लिए हैदराबाद शहर के द्वारा बिड फाइल करी गई है। तो फॉर्मूला ई के जो आपका सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो है एल्बर्टो लोंगो। एल्बर्टो लोंगो फॉर्मूला ई के सीईओ हैं। नेक्स्ट इसमें आपका आता है, अभी रिसेंटली जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आईएसएफआर 2021 रिलीज करी गई है, उसमें परसेंटेज वाइज प्रतिशत के आधार पर किस राज्य में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है? तो इसका जवाब है मिजोरम, जिसमें 84.53% परसेंटेज एरिया पर फॉरेस्ट हैं। यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के आधार पर किस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा आपका फॉरेस्ट कवर? तो मिजोरम जो है वो राज्य है जिसके अंदर परसेंटेज वाइज, प्रतिशत आधार पर सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र, ज्योग्राफिकल एरिया जो है आपका, वो फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है। अगर हम क्षेत्र के आधार पर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं पिछले जो है 2 साल पहले जो रिपोर्ट आई थी, ये रिपोर्ट 2 साल में एक बार आती है, तो पिछले जो 2 साल पहले जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। और आंध्र प्रदेश के बाद में तेलंगाना के अंदर ये सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और मेघालय का स्थान आता है। चलिए अगली चर्चा हम करेंगे इसी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में, कि कितना क्षेत्रफल फॉरेस्ट कवर पिछली बार की तुलना में इस बार बढ़ा है। तो आपका मैं बता देता हूँ, 2261 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है बढ़ा है इस बार, जिसमें 1540 स्क्वायर किलोमीटर आपका फॉरेस्ट कवर है और 721 स्क्वायर किलोमीटर ट्री कवर बढ़ा है। टोटल 2261 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में इजाफा हुआ है, जिसमें से 1540 स्क्वायर किलोमीटर इज योर फॉरेस्ट कवर एंड 721 स्क्वायर किलोमीटर इज द ट्री कवर, जो कि बढ़ा है पिछली रिपोर्ट की तुलना में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तोशिकी कैफू। तोशिकी कैफू, इनका अभी हाल फिलहाल निधन हुआ है। तोशिकी कैफू का, ये कौन थे? तोशिकी कैफू कौन थे जिनका निधन हुआ है? ये एक पॉलिटिशियन थे और ये जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे तोशिकी कैफू, इनका अभी निधन हो गया है।
कल एक दुखद समाचार भी सामने आया। पंडित बिरजू महाराज जो कि लेजेंडरी कथक डांसर थे, कथक के काफी जाने माने जो है चेहरे थे, कथक डांसिंग के कथक डांसर थे पंडित बिरजू महाराज, जो कि 17 जनवरी 2022 को हार्ट अटैक के कारण जिनका निधन हो गया है। पंडित बिरजू महाराज कौन थे? ये लेजेंडरी कथक डांसर थे। लखनऊ घराने से ये जो है इनका जो है इत्तेफाक रखते थे। तो कथक के अगर हम जो है देखें तो एक लखनऊ, बनारस और जयपुर, ये तीन घराने मुख्य माने जाते हैं। लखनऊ, बनारस और जयपुर घराने मुख्य माने जाते हैं। इसमें लखनऊ घराने से जो है पंडित बिरजू महाराज जो है इत्तेफाक रखते थे। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं कि कथक किस क्षेत्र से, कथक जो डांस है, कथक डांस जो है वो किस क्षेत्र से, किस राज्य से संबंधित है? तो कथक डांस, कथक नृत्य नॉर्थ इंडिया, खास तौर पर उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नॉर्थ इंडिया खास तौर पर उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और इसी तरह से अगर हम क्लासिकल डांसेस की बात करते हैं तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरला का और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के नृत्य हैं। कथक जो नृत्य है वह उत्तर प्रदेश से संबंधित है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली केरला से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। ये पंडित बिरजू महाराज के निधन के पश्चात ये क्लासिकल डांस इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और हो सकता है आपसे किसी न किसी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाएं। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, बीएफआई, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अभी कोविड के चलते किस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस टूर्नामेंट से पुल आउट किया है, नाम वापस ले लिया है? तो चैंपियनशिप का नाम है एशिया अंडर 22 चैंपियनशिप। इसमें पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों से अपना नाम जो है वापस ले लिया है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। ये ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर जनवरी 20 से जनवरी 30 2022 के बीच में खेली जानी है। यानी परसों से ये स्टार्ट हो जाएगी। जनवरी 20 से जनवरी 30 2022 के बीच में ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर एशिया अंडर 22 चैंपियनशिप खेली जानी है, जिसमें से अपना नाम, अपनी उम्मीदवारी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वापस ले चुका है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है मिस्टर अजय सिंह और इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव, हरियाणा के अंदर। अगली हम बात करेंगे अभी 17 तारीख को, बीती 17 जनवरी 2022 को एसेट मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है, घोषित किया गया है? हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एसेट मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया? एसेट मैनेजमेंट सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मैं बता देता हूँ, रघुवीर पाई। रघुवीर पाई जो कि मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक प्रोफेसर है, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं मिस्टर रघुवीर पाई। इनको एसेट मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष 17 जनवरी 2022 को चुना गया है। अगली चर्चा हम करेंगे नेशनल स्टार्टअप डे के ऊपर। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को इस साल से घोषित किया गया है कि हर साल अब 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी से अब हर साल मनाया जाएगा। स्टार्टअप डे और ओमिक्रॉन्स के बारे में मैं ऑलरेडी अपनी पिछली डाक में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए इसमें समय ज़्यादा ना लगाते हुए हम अगली जो है चर्चा अपनी करेंगे। अगली चर्चा हम करेंगे अंडर 19 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की। अंडर 19 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ खेला जा रहा है? ये खेला जा रहा है वेस्ट इंडीज के अंदर। अंडर 19 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में खेला जा रहा है और ये जनवरी फरवरी 2022 के बीच खेला जाएगा। साथ ही इसमें 16 टीमों ने भाग लिया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश में खेला जा रहा है? वेस्ट इंडीज के अंदर ये खेला जा रहा है। जनवरी और फरवरी 2022 के बीच ये खेला जाएगा और इसमें टोटल 16 टीमें भाग ले रही हैं। अगला जो है सवाल हमारा, एलिकोस फेसिनोस, एलिकोस फेसिनोस जो अभी हाल फिलहाल जो है जिनकी मृत्यु हुई है 16 जनवरी को, ये कौन थे?
एली एलिकोस वेसिनोस जो थे, ये एक बहुत बड़े ग्रीक पेंटर थे। ये एक पेंटर थे। आपसे सवाल पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर कि ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इनका पेंटिंग से जो है संबंध था। ये 86 साल की उम्र में जो है इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि किस देश ने अभी वेस्ट इंडीज को हरा करके अपनी पहली ओडीआई सीरीज की जीत दर्ज करी है। अवे फ्रॉम होम मतलब इन्होंने अपने देश में ये मैच नहीं खेले गए थे, ये बाहर किसी दूसरे देश की धरती पे ये मैच खेले गए और उसमें वेस्ट इंडीज को हरा करके इन्होंने अपनी पहली ओडीआई सीरीज की जीत दर्ज करी है। इससे पहले 2019 में जिम्बाब्वे को भी इन्होंने हालांकि हराया था, बट वो इनके यहीं पर आयरलैंड में ही हुए जो है खेल थे। इनमें अब हमारा जो सवाल आता है वो यही आता है कि ये जो है एक फुल मेंबर है वेस्ट इंडीज, जबकि आयरलैंड को हर साल क्वालीफाई करना पड़ता है जो है क्रिकेट के उसमें फुल मेंबर आईसीसी का आयरलैंड नहीं है। तो किस फुल मेंबर को हरा करके किस देश ने अपना पहला ओडीआई सीरीज जीता है? तो आयरलैंड ने, जो कि एक फुल मेंबर नहीं है, वेस्ट इंडीज को हरा करके, जो कि एक फुल मेंबर है, अपना पहला ओडीआई सीरीज जो है जीता है। फिर सैयद मोदी ओपन कप किस चीज से रिलेटेड है? सैयद मोदी ओपन कप किस चीज से रिलेटेड है? यह रिलेटेड है बैडमिंटन से। यह रिलेटेड है बैडमिंटन से और ये हर साल लखनऊ में खेला जाता है। हर साल लखनऊ के अंदर इसको जो है खेला जाता है। सैयद मोदी ओपन कप इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी जो दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर योनेक्स सनराइज ओपन कप जो खेला गया, योनेक्स सनराइज ओपन कप जो खेला गया है, उसमें भारत के लक्ष्य सेन ने जो है वर्ल्ड नंबर 1 कहे जाने वाले सिंगापुर के खिलाड़ी को हरा करके ये कप अपने नाम कर लिया है। ये मैं ऑलरेडी पिछली डाक में जो है इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ज्यादा समय ना गवाते हुए आगे बढ़ेंगे। सैयद मोदी ओपन कप किस खेल से रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है। हर साल ये लखनऊ के अंदर खेला जाता है। केर पूजा कहाँ सेलिब्रेट करी जाती है? केर पूजा और करची पूजा ये दोनों ही आपका त्रिपुरा के अंदर सेलिब्रेट करी जाती हैं। करची पूजा के 2 हफ्ते बाद केर पूजा सेलिब्रेट करी जाती है। केर पूजा और करची पूजा दोनों की दोनों त्रिपुरा के अंदर सेलिब्रेट करी जाती हैं। नेक्स्ट इसके बाद सवाल हमारा आता है 38 पैरेलल नॉर्थ, ये किन दो देशों की इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? 38 पैरेलल नॉर्थ, आपको बता दूं मैं, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया की इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि अभी साउथ कोरिया की कंपनी है पोस्को, जो कि स्टील के क्षेत्र में, इस्पात के क्षेत्र में काफी बड़ा नाम है। उन्होंने अडानी ग्रुप के साथ जो है मिलकर के गुजरात में एक स्टील मिल लगाने का फैसला लिया है। पोस्को साउथ कोरिया की स्टील मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो कि बहुत बड़ा नाम है स्टील की दुनिया में, और इन्होंने अडानी ग्रुप के साथ मिलकर के स्टील मिल गुजरात में लगाने का फैसला किया है। इसलिए 38 पैरेलल नॉर्थ भी आपका जरूरी हो जाता है क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में। सैम राजप्पा अभी जो है ये हाल फिलहाल आजकल में एक्सपायर हुए हैं। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? कौन थे ये? सैम राजप्पा एक जर्नलिस्ट थे। एक कमाल खान भी जर्नलिस्ट अभी जो है हमारे पीछे से जो है एक्सपायर हुए थे, जो कि एनडीटीवी के लिए काम करते थे। सैम राजप्पा स्टेट्समैन न्यूज़पेपर के लिए जो है इन्होंने काम किया काफी समय तक। कन्याकुमारी से ये बिलोंग करते थे और अभी इनका बीते कल जो है इनका निधन हो गया है। सैम राजप्पा एक जर्नलिस्ट थे, स्टेटमेंट्स के लिए काम करते थे ये जो न्यूज़पेपर है, और इनका अभी बीमारी से निधन हो गया है। लोसोंग फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? लोसोंग फेस्टिवल सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल दिसंबर में इसको जो है मनाया जाता है और ये सिक्किमीज न्यू ईयर कहलाता है। इस दिन से सिक्किमीज न्यू ईयर की शुरुआत मानी जाती है। लोसोंग फेस्टिवल जो भूटिया ट्राइब है उनका ये बेसिकली फेस्टिवल है। सिक्किम में हर साल दिसंबर के अंदर लोसोंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अगला आ जाता है, which India-based pharmaceutical company has completed phase 3 trials for vaccine on Omicron? आप देखिए मैं बताता हूँ, mRNA बनाने वाली, मैसेंजर आरएनए के तर्ज पर बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी है
जिसने एक वैक्सीन जो है डेवलप जो कर रही है, जिसकी 3 ट्रायल्स पूरी हो चुकी हैं और वो ओमिक्रॉन को लेकर के भी वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। इनका नाम है जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। आप लोगों ने भारत बायोटेक का ज़रूर नाम सुना होगा। भारत बायोटेक कोवैक्सीन जो है जिन्होंने बनाई, और एक कोविशील्ड भी हमारी जो है वैक्सीन जो है इसकी चल रही है। अगर हम बात करते हैं तो एक नई वैक्सीन जिनोवा भारत बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है बहुत जल्द ही मार्केट में उतारने जा रही है, जो हर तरह के आपके कोरोना वायरस से प्रभावी रूप से लड़ने की क्षमता रखती है। ओमिक्रॉन को लेकर के भी ये अपनी वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। पेटीएम पेटीएम पेमेंट्स बैंक का सीईओ कौन है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक का सीईओ है सतीश कुमार गुप्ता। सतीश कुमार गुप्ता जी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीईओ हैं। अभी पेटीएम पेमेंट्स बैंक को सबसे ज़्यादा जो है 1 महीने के अंदर जो है रिसीट्स का बेनिफिशियरी बैंक का जो है इन्होंने खिताब जो है जो लैंड्स जो एक मार्क था उसको इन्होंने जो है क्रॉस किया है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि पिछली डाक में हम ऑलरेडी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में ज़िक्र कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं गँवाएँगे। तो सिंपल सा वो जो हमारा बात आती है वो आती है कि सीईओ कौन है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का? सतीश कुमार गुप्ता पेटीएम बैंक पेमेंट्स बैंक के सीईओ हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है किस बेवरेज ब्रांड ने अभी कोलैबोरेट किया स्पाइडरमैन नो वे होम जो मूवी आई थी उसके साथ में, ताकि वो अपनी लिमिटेड एडिशन बॉटल्स की निकाल सके। भारत के अंदर लिमिटेड एडिशन बॉटल्स निकालने के लिए किस प्रीमियम बेवरेज ब्रांड ने जो है कोलैबोरेट किया है? तो रो प्रेसी जो है वो ब्रांड है। रो प्रेसी वो प्रीमियम ब्रांड है जिसने स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के साथ में कोलैबोरेट करा है और लिमिटेड एडिशन बॉटल्स निकालने जा रही है। अभी किनको हाल फिलहाल में एडमिरल सुपरिटेंडेंट ऑफ नेवल डॉकयार्ड घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है, किसने चार्ज लिया है? रियर एडमिरल केपी अरविंदन जी हैं जिन्होंने अभी एडमिरल सुपरिटेंडेंट ऑफ नेवल डॉकयार्ड का चार्ज लिया है। अगला आ जाता है किस स्टेट के द्वारा इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड जीता गया है? किस स्टेट के द्वारा इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड जीता गया है? तो केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो कि केरला से है। केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन केरला के द्वारा इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड जो है जीता गया है। दोस्तों अब इसके बाद बात करेंगे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस की, जो कि हर साल 24 तारीख से स्टार्ट होती थी, लेकिन इस साल पराक्रम दिवस डे ऑफ वेलोर को इंक्लूड करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है उसके लिए इनको 23 तारीख से जो है शुरू किया जा रहा है। तो इस बार का जो फ्लाई पास्ट जो एयरफोर्स प्लेन्स जो फ्लाई पास्ट करते हैं, इस बार का फ्लाई पास्ट सबसे जो है ज़्यादा बड़ा फ्लाई पास्ट होने वाला है। इसमें टोटल 75 एयरक्राफ्ट्स भाग लेंगे। टोटल 75 एयरक्राफ्ट भाग लेंगे और इस बार का फ्लाई पास्ट जो रिपब्लिक डे पर होगा वह अब तक का सबसे बड़ा फ्लाई पास्ट जो है माना जा रहा है। और इसको 75 का जो फिगर जो 75 का फिगर आया है ये हमारी इंडिपेंडेंस डे का 75वां जो हम साल मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, उससे ये हम 75 का फिगर लिया गया है। 75 एयरक्राफ्ट्स के द्वारा जो फ्लाई पास्ट किया जाएगा, ये जो इतिहास का भारत का आज तक का सबसे बड़ा जो है फ्लाई पास्ट होगा। तो इसके साथ में अगर हम आगे बात करते हैं तो ये जितने भी मैंने आपको जो है क्वेश्चंस जो बताए हैं ये अभी कल तक के जो है आपकी करंट है वो सब इसमें कवर होता है। और इसमें वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि भाई आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको करें, प्रैक्टिस करें, तैयारी करें, सफल बने, देश आगे बढ़ाएं। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। कल डाक की नई सीरीज के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।